हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग अल्केन्स के दो रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन एंड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन ऑफ अल्केन को देखते हैं। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का क्या मतलब होता है? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद नाइट्रो ग्रुप। अल्केन की हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप के साथ जब रिप्लेस हो जाए, नाइट्रो ग्रुप क्या है? NO2, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन जो है ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस टेक प्लेस होती है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? तकरीबन 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जब भी कभी कोई भी अल्केन होगी, इसका रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अंडर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास मिलेगी हम लोगों को नाइट्रोअल्केन। क्या मिलेगी? नाइट्रोअल्केन और साथ में वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक अल्केन है मीथेन CH4 प्लस नाइट्रिक एसिड को थोड़ा समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं HONO2। देखिए क्या बनता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड को हमने ऐसे करके लिख लिया। इस तरीके से ये हमारे पास मीथेन है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देते हैं CH3H। ये CH4 ही है मीथेन। अब ये हाइड्रोजन और ये OH 400 to 500 डिग्री सेल्सियस रेंज है टेम्परेचर की। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा और साथ में हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की जो सब्स्टिट्यूशन है वो कार्बन के साथ आके लग जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से निकली और नाइट्रो ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो गया। तो ऐसा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3NO2 और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? नाइट्रोमीथेन। ये मीथेन ही था, ये मीथेन था। हाइड्रोजन निकल के वहां पे लग गई नाइट्रो ग्रुप, तो बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोमीथेन। ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास इथेन है CH3 CH2 और ये H, इस तरह से लिख देते हैं इथेन को। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड, सेम कंडीशंस, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये OH के साथ मिलके वाटर बन जाएगा और नाइट्रो ग्रुप आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस वाटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रो इथेन। इथेन था ना स्टार्टिंग मटेरियल, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नाइट्रो इथेन। तो इस तरह से हम लोग जिस तरह के अल्केन लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास नाइट्रो अल्केन बन जाएगी। तो ये जो नाइट्रो अल्केन्स हैं, these are very important compounds used as a fuels। फ्यूल्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट के तौर पर इनको यूज किया जाता है।
इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दिस इज नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का क्या मतलब है, इसको देखते हैं हम लोग। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इसको रेज करके लिख लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ जब एल्कीन की हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें, देन इट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजन हमारे पास क्या है? हेलोजन हमारे पास होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जब कभी हम लोग एल्कीन के साथ फ्लोरीन का रिएक्शन करवाएं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं या आयोडीन का रिएक्शन करवाएं, तो हाइड्रोजन एल्कीन की रिप्लेस हो जाती है इन एटम्स के साथ, इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो याद रखें, एल्केन का जब हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज वेरी वाइगोरियस रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से एल्केन का आयोडीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, फ्लोरीन का साइज आयोडीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसलिए बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। और आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होता डायरेक्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और ये रिएक्शन वेरी स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, इसलिए आयोडीन की सब्स्टिट्यूशन एल्केन में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन जो है ये इंटरमीडिएट रेट का होता है, यानी इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं होता और इतना ज्यादा आयोडीन की तरह स्लो भी नहीं होता। अब एल्केन का हेलोजेंस के साथ जो रिएक्शन है, याद रखें ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस टेक प्लेस होता है। ड्रास्टिक कंडीशंस मतलब कंडीशंस क्या है इस रिएक्शन की? हम लोगों को सनलाइट रिक्वायर होती है, यानी ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, या ये रिएक्शन जो है वेरी हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, या ये जो रिएक्शन है ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन जिनको बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है। यानी सनलाइट चाहिए या बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए या अंडर यूवी रेडिएशन एल्कीन की हेलोजिनेशन हो जाती है। अगर हम लोग एल्कीन का इन हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर मेंशन करें तो फ्लोरीन जो है ये एल्कीन के साथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन करता है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है एल्कीन के साथ रिएक्शन करने में एज कंपेयर टू क्लोरीन, और ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है ब्रोमीन से, और ये रिएक्शन फास्ट होता है आयोडीन से। तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद एल्कीन। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, लेट्स सपोज हमारे पास मीथेन है, तो जब इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर या यूवी रेडिएशन, तो हमारे पास
CH3F, एक ये प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल फ्लोराइड, साथ में HF और साथ में कार्बन भी डिपॉजिट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंट फास्ट रिएक्शन है, वाइब्रेरियस रिएक्शन है। इस तरह से जब मीथेन है इसका क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl। इस केस में हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड और साथ में HCl, और आयोडीन के साथ रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस डायरेक्टली नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है हैलोजन के साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, वो ये है कि एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन जो है, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन या हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन कितनी ज्यादा होगी अल्केन में, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन, तो जितनी ज्यादा अमाउंट में हम लोग हैलोजन का यूज करेंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस होंगे। यानी अगर इनकी अमाउंट कम है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, थोड़ी अमाउंट ज्यादा होगी, दो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। जितनी ज्यादा अमाउंट इसकी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोजन जो है अल्केन से रिमूव होती जाएंगी। तो एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन जो है वो याद रखें, अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड, कितनी अमाउंट में हैलोजन हम लोग यूज करें इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिएक्शन देखते हैं और इसका साथ में मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग जो मॉडरेट रेट में रिएक्शन होता है वो क्लोरीन के साथ होता है और ब्रोमीन के साथ है। इस रिएक्शन को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं विद मैकेनिज्म। चलिए क्या है हमारे पास, मीथेन प्लस क्लोरीन के साथ जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा CH3Cl और साथ में क्या बन जाएगा, एक H निकलेगा यहाँ से, दूसरी क्लोरीन के साथ मिलेगा और HCl बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे या सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस हो रहा है। अब हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम लोगों ने स्टार्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बात की थी कि फ्री रेडिकल कब जनरेट होते हैं, जब बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो होमोलिटिक हो। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड की क्लीवेज होमोलिटिक होती है जिससे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और याद रखें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 जो पहला स्टेप है इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप पहला स्टेप। इनिशिएशन वाले स्टेप में याद रखिएगा फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, बनते हैं पहले स्टेप के अंदर। जो दूसरा स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब होता है प्रोपागेट होना, बनना, चेन की फॉर्मेशन होनी, कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी। यानी पहले स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, दूसरे स्टेप में प्रोपागेशन होगी, कंपाउंड के जो अंदर जो एटम्स हैं फ्री रेडिकल वो जुड़ते जाएंगे, लंबी चेन बनाते जाएंगे। प्रोपागेशन स्टेप है जिसमें जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की जो है वो फॉर्मेशन होगी। और तीसरा जो स्टेप होता है दैट इज
टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अब आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे और रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाएगा, यानी रिएक्शन रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तीनों स्टेप में, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे हम लोग मीथेन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किस फिशन से? होमोरेटिक फिशन के थ्रू। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन और ये डॉट लगा लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो याद रखिए ये फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज हैं। अब हमने मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो सबसे पहले क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इसका फ्री रेडिकल बन गया जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। साथ में क्या है हमारे पास मीथेन है, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोपगेशन स्टेप। तो प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन का ये रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ। मीथेन क्या है? CH4, ठीक है। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस मीथेन को क्या कहेगा कि मुझे हाइड्रोजन दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैंने बॉन्ड बनाना है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। तो यहां से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसका मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर आएगा, इधर से क्लोरीन का, ये दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और इधर जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? CH3, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल रेडिकल बन गया, साथ में हमारे पास क्या बन गया? HCl। आपके जहन में ये बात भी आ सकती है कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन का रेडिकल हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा, तो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। अब जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर और बन गया HCl। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है कि जो मिथाइल का रेडिकल है यानी CH3 है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है और क्या बन जाएगा फिर? CH3Cl। लेकिन ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है एज कंपेयर टू कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के। इस वजह से ये वाला बॉन्ड बन जाता है H और Cl का, और मिथाइल का फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर हो गए यहाँ तक कि किस तरह से या क्यों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है। अब जैसे मिथाइल का रेडिकल बना, मिथाइल रेडिकल, अब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को मांगेगा ताकि मैं भी बॉन्ड बनाऊं। तो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे करोड़ों मॉलिक्यूल है हमारे पास क्लोरीन के, क्योंकि अगर एक मोल हमने क्लोरीन ली हुई है यहाँ पे तो मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन के। तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने मीथेन को ब्रेक डाउन कर दिया, इसके हाइड्रोजन को छीन दिया और मिथाइल का रेडिकल बन गया। अब मिथाइल का रेडिकल जो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके इसका फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब ये जो मिथाइल का रेडिकल है ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ, मिथाइल के रेडिकल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ तो हमारे पास क्या बन गया?
CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और साथ में क्या बन गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब जैसे ही क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा मीथेन से इलेक्ट्रॉन मांगना शुरू कर देगा, यानी ये वाला स्टेप दोबारा फिर आ जाएगा। यानी ये देखिए मीथेन है, क्लोरीन का रेडिकल है, ये बन गया। अब जैसे ही क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये वाला मीथेन से फिर हाइड्रोजन लेगा और HCl बन जाएगा, फिर मिथाइल का रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फिर इस मिथाइल का रेडिकल क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस अब रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता जाएगा, वैसे वैसे मिथाइल का फ्री रेडिकल बनता जाएगा, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल का फ्री रेडिकल, इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मिथाइल क्लोराइड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेप है प्रोपागेशन स्टेप, यानी अब इस स्टेप जो है रिपीट होता जाएगा। फिर थर्ड स्टेप जो है दैट इज टर्मिनेशन स्टेप। अब हमारे पास रिएक्शन में कितने फ्री रेडिकल बने हैं, इस रिएक्शन में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फ्री रेडिकल है, CH3 और क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। तो अब ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, ये दोनों रेडिकल अब आपस में कंबाइन होंगे। इस तरह से हम लोग शो करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा CH3C, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और HCl की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन याद रखें, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन मौजूद है तब क्या होगा, तभी हम लोगों ने अभी स्टार्ट में लिखा कि एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन जो है, यानी एल्कीन के अंदर हैलोजन सब्स्टिट्यूट ज्यादा कब होगी, जब अमाउंट ऑफ हैलोजन ज्यादा होगी। तो चले मान लेते हैं कि हमारे पास हैलोजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा होगी तो फिर क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट होती ही जाएगी। कैसे, जैसे हमारे पास जब CH4 का या मीथेन का क्लोरीन के पहले फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन हुआ तो मिथाइल का रेडिकल बन गया और साथ में क्या बन गया, हमारे पास HCl बन गया और फिर हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl और क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो पहला क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया मीथेन के अंदर, हमारे पास क्या बना CH3Cl और साथ में क्या बना हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये कौन सा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। सेकंड स्टेप को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, अगर हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ये क्लोरीन जो है ये बाकी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इस हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा H और साथ में क्या बन जाएगा Cl। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2Cl और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। अब CH2 और ये Cl, अब नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और अब क्या होगा हमारे पास, ये रेडिकल जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, बल्कि बॉन्ड को थोड़ा आगे शो करना चाहिए, CH2Cl है, ये रेडिकल है, ये इस तरह से, इस तरह। जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा जनरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl, यहाँ पे भी Cl, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी CH2Cl और साथ में क्या बन जाएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा साथ में, इस तरह से। अब ये जो कंपाउंड इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि 2 क्लोरीन है और ये मीथेन था, डाइक्लोरोमीथेन। अब इस तरह से ये जो डाइक्लोरोमीथेन है CH ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ जाए आप लोग, क्लोरीन और ये क्लोरीन। डाइक्लोरोमीथेन जो है ये फ्री रेडिकल क्लोरीन का बना हुआ है, दोबारा फिर ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा
और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा कार्बन, इधर क्लोरीन, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया HCl। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे क्लोरीन के साथ, यानी स्टेप रिपीट होते जा रहे हैं। और अब हमारे पास क्या बन जाएगा C, ये एक H, इधर क्लोरीन लगा हुआ है पहले से, इधर भी लगा हुआ है, अब इधर भी क्लोरीन लग जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसका लास्ट है। अब ये इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कार्बन, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्लोरीन, इधर क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होगा। अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड भी इसके साथ बन जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास बन जाएगा C, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, चलिए 3 क्लोरीन लगा लेते हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन, ये रेडिकल, साथ में बन गया HCl। अब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, चलो यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ, तो अब क्या हमारे पास दोबारा से क्या बन गया C, ये C क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसका नाम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, और साथ में क्या बन जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इस कंपाउंड का नाम क्या है CHCl3, इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। तो हमारे पास ये मीथेन की चारों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगी अगर हमारे पास हेलोजन जो है ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो, ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो, तब ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम लोगों को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों को मिले, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इसलिए ये रिएक्शन इतना ज्यादा सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता।